जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज का जो अपना लेक्चर है उसमें हम लोग गॉस थ्योरम को जो है आज ख़त्म करने वाले हैं। तो पिछले क्लास से आपके साथ हम गॉस थ्योरम के मुद्दा पर जो है बात करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग गॉस थ्योरम से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उसको आप तैयार कर लिए होंगे या आप उसके प्रक्रिया में होंगे। हमारे विचार से अगर आप एक दिन में जो काम आपको मिलता है अगर उसको आप कंप्लीट करते चलते हो तो वो चीज़ें जो है ना बाद में जाकर के आपके ऊपर में ओवरलोडिंग का कोई माने किसी भी प्रकार का जो है आपके ऊपर ओवरलोडिंग जो है वो होने वाला है नहीं। तो उसको आप कवर करते चलिए और आज का जो क्लास है उस मुद्दा पर हम आते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्लास तक जो हम लोगों ने बात किया है उसमें लास्ट में एक जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा था उसमें यह था कि एक मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है। मान लो एक वायर है, इसको इस तरह से हम सिलेंड्रिकल, वैसे वायर सिलेंड्रिकल ही होगा ऐसे टाइप से। और इस वायर के ऊपर में अगर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये ज़्यादा मोटा वायर नहीं है, पतला वायर है। तो इसके कुछ दूरी पर अगर आपसे पूछे कि बताइए इसके कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा था और वो जो गॉसियन सरफेस था वो सिलेंड्रिकल था ऐसा। ये आर डिस्टेंस है, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था वो लेमडा था। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका जो फॉर्मूला आया था अगर ध्यान है एक बार देख लेना, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास के लास्ट जो पॉइंट था उस पॉइंट पर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। तो ये कहानी है, ठीक ना। तो ये हालांकि इसके अलावा भी हमने आपके साथ जो है बात किया था, क्या क्या बात किया था। तो अगर कोई हमारे पास स्फीयर है, गोला है, और उस गोला के कारण अगर आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो हमने बताया था कि गोला को दो केस में आप अलग अलग बांटो, एक चालक एक अचालक। फिर उसको भी दो केस में बांटो, एक सॉलिड स्फीयर होगा एक हॉलो स्फीयर होगा। और अलग अलग जो पॉइंट था, यानी एक इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, और माने सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होगा, ये बात भी हमने किया था। और इसको आप एक बार बढ़िया से रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो फिर ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न जब आपसे दिया जाएगा तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको समस्या हो सकती है ना। तो आज का क्या प्रश्न है, आज किस मुद्दा पर हम बात करेंगे। तो पहले तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना। एनसीईआरटी में आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमें ध्यान में नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके सामने रखा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से इसी फॉर्मूला पर आधारित है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसी फॉर्मूला पर आधारित है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लें तो थोड़ा आइडिया हमें मिल जाएगा कि इस फॉर्मूला पर आधारित कैसे है। ये आप इस क्वेश्चन में दिए हुए डाटा से पकड़ सकते हो, तो ठीक ना, इसका कुछ आइडिया हमें मिल जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण 2 सेंटीमीटर पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या उत्पन्न करता है। ये तो बोला है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व तो बताइए, और रेखीय आवेश घनत्व तो कुछ और नहीं बल्कि यही लैम्डा है जो हमें निकालना है। तो इस प्रश्न में अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक ना। इसके साथ साथ आपको ये जो डिस्टेंस है ये भी दे रखा है। तो दो चीज दे रखा है, एक पूछ रहा है, तो सीधा तौर पे बोल सकते हो ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। माने फार्मूला आप पुट करो और डायरेक्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ लोग गलती किया करते हैं। क्या गलती करते हैं, तो हम उस गलती को जो है अभी रेक्टिफाई करेंगे और वैसा गलती आप दोबारा कभी ना करें, ताकि आपका जो है क्वेश्चन जो बनाना है कम समय में वो ज़्यादा समय ना ले पाए, है ना। माने समय बचत का कुछ तरीका आपको जो है वो अपना लेना है। देखो सबसे पहली बात तो हमको इसमें जो दिया हुआ डाटा है उसको बाहर निकालें। तो क्या क्या दिया है, हमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, जो दिया हमने निकाल लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ो। फिर दे रखा है रेडियस, यानी जितना डिस्टेंस पर हमें निकालना है, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर।
तुम गौर करो, ये एसआई मात्रक में है, एसआई यूनिट में है, ये एसआई यूनिट में नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²से गुना करना पड़ता है। उसके बाद पूछ क्या रहा है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी हमसे लेमडा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इतना डाटा, दो डाटा दिया है और तीसरा पूछ रहा है। इन तीनों को लेकर के हमने जो पिछले क्लास में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था उसका अभी रिवीजन भी करवाया। अभी आपके सामने हम लिखे थे, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, 2πε0 इंटू आर। यही तो फॉर्मूला है। इसमें हमको बेसिकली लेमडा चाहिए, है ना। ये लेमडा जो है हमें निकालना है। देखो, पहली बात, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है उसको आपको लिख देना है। तो उससे पहले तुमको हम एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं। देखो, अगर ε0 का वैल्यू रखोगे, पाई का वैल्यू रखोगे, तो गुना भाग करने में आपको जो है समस्या आएगा, है ना। देखो, ऐसा है ना कि आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, भारी बात नहीं है, लेकिन भारी बात यह है कि इसको कैलकुलेशन करने में टाइम कंजम्पशन होगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, इस फॉर्मूला को 2 से भागा दे देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1/4πε0 बन जाएगा, ये 2 इंटू लेमडा बन जाएगा और बट्टा आर। इसको अलग कर लेते हैं ताकि इसका वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकें। अगर आपको ध्यान हो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो उठाकर रख दो, 9 इंटू 10⁴, और इसका वैल्यू आपको हमने बताया है 9 इंटू 10⁹ होता है टोटल। फिर उसके बाद लेमडा तो खैर निकालना है हमें, 2 को बाहर कर देते हैं, लेमडा जैसे वैसा ही रहने दो। आर का वैल्यू यहाँ से उठाओ और वहाँ रख दो, तो ये वैल्यू 2 गुने 10⁻², यही तो हमारा आर का वैल्यू है, उठा के रख दिए। अब इजी वे में देखो तो कुछ टर्म जो है कटेगा, ये 2 2 को काट देगा, 9 जो है वो 9 को काट देगा, है ना। अब ऐसा करते हैं ना कि हमारा ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म को ऊपर ले चलते हैं। 10⁻² को ऊपर ले जाओगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 को फिर नीचे लाओगे तो कुल मिलाकर के लेमडा बराबर, ये पूरा टर्म को इधर ले आते हैं तो 10⁻4 तो पहले से पड़ा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना होगा 11, और मल्टीप्लाई वाला टर्म इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी 10⁻11 इधर आएगा। तो लेमडा का वैल्यू अगर निकालोगे ना तो 10 हमारे ख्याल से -7 आ जाएगा, क्योंकि 11 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो और फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर देखोगे तो 12th में अधिकतर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है या पूछा जाने वाला है भविष्य में, उन सब का जो प्रकृति है, सारे प्रश्नों का जो स्वरूप है, वो स्वरूप कुछ इसी प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछता है। तो सीधी सी बात है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें जो है दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर अपनाते हो तो आपको कैलकुलेशन करने से भी माने थोड़ा सा जो है राहत मिलेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और इजी वे में आप सॉल्यूशन तक इसके पहुंच पाओगे। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत आप सीख लो तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक प्रश्न तो ये है, जो प्रश्न पिछले जो दफ़ा हमने आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूला पर आधारित है। आज हम लोग कुछ और प्रयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। गॉस थ्योरम का जो प्रयोग हम लोग पढ़ रखे हैं या हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली वो गॉस थ्योरम वाला में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका बनता ही है, लेकिन 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना करके आपसे पूछा जा सकता है। माने 2-3 को कंबाइन करके 5 नंबर का क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है, ठीक ना। वैसे एक एक करके अगर पूछे तब तो वो 2 ही नंबर का प्रश्न बनेगा। आइए हम लोग आज बात करते हैं इसके अगले प्रयोग में। देखो, हम पिछले क्लास में अगर एक बार अगर आप गौर करो तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, एक इनफाइनाइट लंबाई का तार ले लो, तो तार के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा ना उसका फार्मूला हमने आपको बताया था, यानी आउटसाइड जो वायर है उसका फार्मूला बताया था लेमडा बट्टा 2πε0 2πε0 इंटू आर। ये फार्मूला अभी अभी हमने इस्तेमाल भी किया है, इस फार्मूला का प्रयोग करके हमने अभी प्रश्न भी बनाया है। तो ये फार्मूला तो हमने बताया था, लेकिन याद अगर हो तो ये तार के बाहर था,
ये बहुत रेयर केस में ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछता है कि तार के अंदर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। बात समझे कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो हम यहां से आपको ये बोले कि इनसाइड द वायर अगर हम बात करेंगे, तो ये जो है ना माने वायर नहीं बोलो, कोई मोटा सा गट्ठर है, लकड़ी का गट्ठर टाइप का है, माने अचालक होना चाहिए, चालक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चालक अगर होगा तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बताएगा? 0 बताएगा। ये हमने आपको बताया था किसमें, अगर आप ध्यान दो तो वो जो क्या बोलते हैं स्फीयर वाला में जो हम बताए थे, तो उस समय बताए थे कि कोई भी स्फीयर के अंदर अगर वो कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। हमारे पास एक सॉलिड सिलिंड्रिकल कोई तार है, लेकिन ये तार जो है ना, यानी तार माने करंट ढोने वाला तार नहीं, या ये बोल दो मोटा एक सिलेंडर है, थोड़ा सा मोटा, तार से थोड़ा मोटा ऐसा टाइप का, तो ये अचालक है, नॉन कंडक्टर है। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो इसके अंदर अगर चार्ज डालोगे पूरे पर तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसा कि एक सॉलिड स्फीयर लिए थे और सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टर था, तो अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। अगर ध्यान हो तो एक बार इस चीज को जो है दिमाग में जरूर दोहराइएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। लेकिन ये किस केस में आया था? नॉन कंडक्टर के केस में। अगर नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर होता है तभी इसका वैल्यू निकलता है अंदर, नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा 0 होता है। हमने यहां पर लिखा है अनंत लंबाई के आवेशित आवेशित तार के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना यहां पर एक बात जो है साइड में हम कहीं पर लिख देते हैं, ये नॉन कंडक्टर है, ठीक ना, नॉन कंडक्टर है, अचालक है। समझ गए बात को? अब हम इसके अंदर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। देखिए, अगर आप इसके ऊपर कोई चार्ज डाल दो, तो चार्ज तो मैंने पूरे सिस्टम में हम डालेंगे, अंदर भी डालेंगे, सरफेस पर भी डालेंगे, हर जगह पे डालेंगे। अब अगर मान लो ये अगर इसका लाइन है, लाइन बोले तो ये जो है मिडिल से ये गुजर रहा है मान लेते हैं, और इस लाइन से कुछ दूरी पर, मान लो इतना दूरी पर, ये दूरी भी आर मान लेते हैं, इसी दूरी पर हमसे बोल रहा है कि बताइए, यही दूरी पर हमसे बोल रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो पहला काम क्या करना है तुम्हारा? देखो, पहला काम तो करना यह है कि इसको ना आगे ले जाकर के थोड़ा नीचे ले जाकर के सेम डिस्टेंस पर इधर भी वही काम करना है, और एक अंदर भी एक सिलेंडर बना लेना है। इसको हम नाम दिए थे गॉसियन सरफेस, अगर तुमको ध्यान हो। गॉसियन सरफेस बनाना एकदम अनिवार्य है, ठीक ना, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस बनेगा, गॉसियन सतह, ये बनाना अनिवार्य है। इससे क्या होगा कि इस सरफेस के अंदर जितना भी बंद चार्ज होगा उसके लिए गॉसियन सरफेस लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक ना। तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका लेंथ कितना है। मान लो इसका लेंथ जो हम जितना लेंथ काटे हैं, इसका लेंथ कुछ मान लेते हैं, लेट अस सपोज एल लेंथ मान लेते हैं, एल लेंथ तक काटे हैं। अच्छा, ये चार्ज जब इस पर डालोगे, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है लंबाई के आधार पे नहीं होगा बल्कि वॉल्यूम के आधार पे होगा। अच्छा, यहां पर देख करके लगेगा कि अनंत लंबाई का कोई है, तो अनंत लंबाई का अगर है ना, इसका मतलब सिलेंडर का लेंथ इनफाइनाइट है। लेकिन इसका अगर आप देखोगे, या ऐसे बोल दो, हम इसको इनफाइनाइट लेंथ नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ अगर लिख दोगे ना तो फिर तुमको जो है इसका क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम निकालना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। इसका लेंथ इनफाइनाइट नहीं करना, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना, इनफाइनाइट लेंथ नहीं करते हैं, सीधा बोलो माने कोई लंबाई का, सिंपल। इनफाइनाइट लेंथ के जगह पे हम यहाँ पर कर दे रहे एनी लेंथ, सही रहेगा, क्योंकि लेंथ अगर इनफाइनाइट ले लेंगे तो थोड़ा समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। एनी लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एनी लेंथ चार्ज्ड वायर, यानी कोई, सीधे तौर पे बोल दो, कोई लंबाई के आवेशित तार के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो ये एक सिलेंडर है, मान लो इतना ही लंबाई का, हम लेट सपोज यहां से ऊपर तक जब भी आप सिलेंडर काटोगे ना तो तुमको जो है ये काटना पड़ेगा इतना ही लंबाई पर, ठीक ना। चलो हम पूरे लंबाई पर इसको ले चलते हैं, क्योंकि लंबाई हमने फिक्स कर रखा है। और ये जो लेंथ हम ले रखे हैं, इस लेंथ का वैल्यू यहां से ले लेते हैं कितना, इस लेंथ का वैल्यू हम ले लेते हैं एल, टोटल ले लेते हैं एल। तो एलिमेंट जो काटे, गॉसियन सरफेस जो बनाए हो, ये गॉसियन सरफेस का भी लंबाई तो उतना ही होगा,
ये जो गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है, इस गॉसियन सरफेस का भी लंबाई तो उतना ही होगा ना, ठीक ना। अब एक बात बताओ, लंबाई उतना होगा लेकिन रेडियस तो उतना नहीं होगा। तो इस लंबाई के अंदर जो लंबाई दिया हुआ है और जो रेडियस दे रखा है, इस रेडियस के अंदर जो इसका हमारे पास यहाँ पर जो दे रखा है, इसमें तुमको पहले तो दिया रहेगा टोटल डेंसिटी, ठीक ना। और फिर हम इस लंबाई के अंदर जो डेंसिटी होगा या चार्ज होगा वो चार्ज निकालेंगे। टोटल डेंसिटी कितना दे रखा है, तो टोटल डेंसिटी रो दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी थोड़ा सा एक बार और इसको समझ लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम किए हैं। आयतन आवेश घनत्व, ठीक ना। देखो एक बात बताओ, हम लिए हैं एक छोटा कोई एल लंबाई का एक हमने लिया है सिलेंडर, और ये नॉन कंडक्टर है। अब इस सिलेंडर के अंदर, चूंकि तार वाला में केस में हम बाहर निकाल करके एक बार देख चुके हैं, अब वैसा ही तार लिए है लेकिन नॉन कंडक्टर है, इसके अंदर आर रेडियस पर, ये आर रेडियस लिया है, इस रेडियस पर हमसे पूछ रहा है कि बताओ विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या किया, डॉट डॉट लाइन से ये इसी के अंदर एक और सिलेंडर टाइप का एक जो है गॉसियन सरफेस बना लिया। अब इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसकी वजह से ई वाला पॉइंट जो होगा अंदर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम जो है लगा सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, बाकायदा इस बात को लिखेंगे, फ्रॉम गॉस गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जब तुम लगाओगे ना, तो गॉस थ्योरम तो सीधे तौर पे हमें क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा बराबर इनक्लोज चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। देखो ये जो गॉसियन सरफेस काटे हो, इसके अंदर बंद चार्ज वहां पर रखना है, और वो चार्ज कैसे निकालना है तो अभी हम उस पर बात करेंगे। अभी हम इसी पर जो है इस मुद्दा पर थोड़ा सा बात करेंगे। फिलहाल एक बात बताओ, इस सरफेस पर जो एरिया होगा उस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, डी ए एरिया का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। इसका मतलब एंगल अगर लोगे ना, तो एंगल बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो एंगल निकल गया। अब इनक्लोज चार्ज की बारी है। तो इनक्लोज चार्ज निकालने के लिए, चूंकि आपको पता है कि रो बराबर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, एक समान अगर घनत्व रखा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है यहां पर भी घनत्व तुम्हारा जो है उतना ही होगा। ये जो गॉसियन सरफेस काटे हो, इस गॉसियन सरफेस का भी घनत्व वैसा ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक समान घनत्व है, तो यहाँ जो पूरा सिलेंडर में होगा वही छोटा काटोगे हिस्सा, तो उसका भी डेंसिटी क्या होगा, उतना ही होगा, है ना, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पर सारा चीज वो कांस्टेंट है। बात समझे कि नहीं। अब हमें यहां पर करना ये है, ध्यान से देखना यहां से। अब बेसिकली अगर मान लो हम इसको जो है वहां पर डालते हैं, ये वाला जो भी डाटा है उसको वहां पर डालेंगे, और इसका जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट वही डाल दो। तो इसका फार्मूला होता है चार्ज और बट्टा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका रखना होगा, वॉल्यूम रखेंगे ये वाला पार्ट का, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि इतना ही दूर का हमको चार्ज चाहिए। तो इसीलिए यहां से इसीलिए 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 रो बराबर लिखा जाएगा टोटल इनक्लोज चार्ज और बट्टा वॉल्यूम के जगह पर क्या लिखोगे, इसका जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच बोले तो एल, क्योंकि इसका लंबाई जो होता है वही वहां पर रखाएगा। अब बताइए इनक्लोज चार्ज का वैल्यू आ गया क्या, इसको इधर फेंको, तो रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही तो इसका इनक्लोज चार्ज हो गया। अच्छा इनक्लोज चार्ज आ गया, अब इस पर बैठा देंगे। तो देखो जो इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो हो जाएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन एरिया का होगा, और कॉस थीटा का मान तुम्हारा हो गया 0। सही बात है। अब इसको यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और बट्टा ये हो गया एप्सिलॉन 0। तो कुल मिलाकर के अब इसी समीकरण को केवल और केवल हमें करना क्या है, इस समीकरण को केवल हमें सॉल्व कर देना है। चलिए जी आ जाइए इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए हम अगला पेज ले लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। अच्छा टोटल एरिया अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दे रखा है, किधर गया, ये वाला पार्ट में टोटल एरिया। तो टोटल एरिया बोले तो इसका टोटल एरिया, ध्यान रहे ये वाला का टोटल एरिया, ये जो है ना सिलेंडर, इस सिलेंडर का टोटल एरिया।
और टोटल एरिया में बेसिकली क्या करोगे, उसका जो वक्र पृष्ठ है, कर्व वाला जो सरफेस है, उसका एरिया तुमको यहाँ पर क्या करना है, लेना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखो तो हम यहाँ पर निकाल के आपको ये वैल्यू जो है रख ही देते हैं डायरेक्ट। कोई भी सिलेंडर हो, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr और साथ में लंबाई, तो लंबाई l लिया था, सही है, बराबर। और इधर वाला टर्म में देखो तो इसमें था रो और इधर था πr² l और बट्टा एप्सिलॉन 0, सही बात है। देखो जो कटेगा उसको काट दो, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एगो आर तो खत्म करिए देगा, लंबाई से लंबाई खत्म कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा रो इंटू आर और डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन 0। हमारे ख्याल से यही टर्म आना चाहिए। देख लीजिए कैलकुलेशन में खाली मिस्टेक नहीं हो, ठीक ना। देख लेते हैं एक बार, हम भी चेक कर लेते हैं। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर में एगो आर बचेगा यहाँ पर, रो इंटू आर, एल से एल गया, तो रो इंटू आर ठीक है, 2 नीचे आएगा तो 2 एप्सिलॉन 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया किसके लिए आया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया ना, वो आया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है कोई लेंथ का, जैसे कोई लगा दिए है, पहले इनफाइनाइट लिखे थे, इनफाइनाइट में वॉल्यूम निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, इसीलिए हम क्या किए ना, एक छोटा सा लंबाई ले लिए, कोई एल लंबाई का, और ये अचालक है। इसके अंदर हमको निकालना था, देखो दो तरह का क्वेश्चन बन गया ना, एगो तो तुम्हारा गोला का था, तो गोला के अंदर अगर अचालक रहता, सॉलिड अचालक रहता, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आया था। लेकिन कभी कभार सिलेंडर का भी पूछ देता है, तो सिलेंडर है, अचालक है, नॉन कंडक्टर है, अंदर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुम्हारा काम पहला ये होता है कि इसका रेडियस आपको जो है दिया रहेगा, दे दिया आर, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया रहेगा, दे दिया। अब गॉस थ्योरम जब लगाओगे ना, तो पहला काम है कि गॉसियन सरफेस में बंद चार्ज निकालना, और बंद चार्ज निकालने के लिए यही फंडा लगाओगे, ये आ जाएगा। अच्छा, ई वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखोगे, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, टोटल एरिया यही गॉसियन सरफेस का लेना है, तो गॉसियन सरफेस का लंबाई एल, रेडियस आर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2πrl। और जब ये डाटा आप रखोगे और फाइनली सॉल्व करोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, किसके कारण, तो ये आएगा एक सिलेंडर के इनसाइड, एक सिलेंडर के इनसाइड, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला ये होगा, और ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। समझ में आया बात। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पिछला का स्क्रीनशॉट नहीं बोले थे लेने के लिए, ठीक ना, लेकिन अभी वाला जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक टर्म ये है, अच्छा फाइनल जो इसका तुम्हारा है वो ये है, इसका स्क्रीनशॉट मारो, ये वाला जो टर्म है इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, ठीक ना। तो अभी हमारा जो अगला जो टर्म है जिस पर हमें बात करना है, देखो हम लोग जो प्रयोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जो यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, गॉस थ्योरम का जो यूटिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये तीसरा उसका उपयोग है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये तीसरा प्रयोग है। इससे पहले 2 प्रयोग हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब एक और प्रयोग है, चौथा प्रयोग, पहले हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर इस मुद्दा पर हम लोग जो है अभी बात करते हैं, ठीक ना। देखो तो चौथा इसका जो प्रयोग है ना, वो प्रयोग ये है कि नॉन कंडक्टिंग कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यानी कहने का अर्थ ये होता है कि एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट बोले तो मान लो एक चादर बना दिए ऐसे टाइप का, हम यहाँ पर बना करके दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो एक इस तरह का जो है चादर है, ऐसे जो है एक चादर हम बना देते हैं, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, मान लो ये अचालक पदार्थ का बना हुआ है, और इसके ऊपर हमने कोई चार्ज रख दिया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जो चाहो वो चार्ज आप इसके ऊपर में रख दो। मान लो इनफाइनाइट है, माने इसका चौड़ाई पूरे पृथ्वी पर फैला दो, तुम्हारा जो मर्जी हो वैसा टाइप से, माने इसका लंबाई चौड़ाई जितना भी हो सके उतना बढ़ा दो, जितना मर्जी उतना एरिया बढ़ा दो। इसका जो आवेश का जो घनत्व दिया रहेगा वो सिग्मा दिया रहेगा, अगर याद हो तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक ना। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक ना। और सिग्मा का तो फॉर्मूला ध्यान होगा तुम लोगों को। देखो क्या है, पहले आप समझ लो। बोला है आवेशित अचालक समतल चादर के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके कहीं पर बगल में तुमको निकालना है, ठीक ना। अच्छा, अगर हमें ऐसा दिया रहे क्वेश्चन, तो पहला काम ये करना है कि इसके समीप जब निकालोगे तो यहां से एक छोटा सा एलिमेंट काटना। छोटा सा एलिमेंट जब भी काटोगे तो गोल कटेगा, ऐसा टाइप का कटेगा यहां पर, ठीक ना। अच्छा, इस वाले पॉइंट से अगर तुम बाहर जाओगे तो एक सिलिंड्रिकल टाइप का आपको जो है शेप कटता हुआ दिखेगा। या ये कह दो ना कि अगर हम लोग, लेट अस सपोज, अगर हम लोग एक छोटा सा जो है ना, एक इसको पहले हटा दे, अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट अगर काटे, चार्ज का कुछ दूरी पर अगर हम काटे, तो ध्यान रखना इस बात को, यहां से अगर काटोगे चार्ज का तो ये एक सिलेंडर टाइप का कटेगा। इसको बाहर की तरफ हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे कि मान लो अगर ये सीट है, ये सीट है, ये अचालक है, तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज का अगर पूरा जो है से काटे, तो छोटा जो कटेगा तो गोल कटेगा, अगर उसको थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो सिलेंडर जैसा दिखेगा। लेकिन ये जो पेज है, इस पेज के अंदर, इस पेज के अंदर भी तो चार्ज है ना। तो चूंकि ये अचालक है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अगर ये चालक होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। बात समझा कि नहीं। तो अभी क्या है कि इसके बाहर भी चार्ज है, इस पेज के दूसरे साइड में भी चार्ज है। दूसरे साइड बोले तो ये वाला साइड नहीं, दूसरे साइड बोले तो इसके बीच में। जैसे अगर मान लो दो पेज को चिपका दिए, तो दो पेज को चिपका दिए तो एक साइड इधर हुआ, एक इसी पेज का अंदर वाला साइड होगा, ठीक है कि नहीं। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब इतना दूर काटोगे तो इतना दूर में, इतना ही एरिया में, जो एरिया तुम यहां से यहां तक जो काटोगे, इस एरिया में फ्लक्स दो साइड से जाएगा, एक इधर से भी जाएगा, एक अंदर की तरफ भी जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है, ठीक ना। तो तुमको एक और यहां से अंदर सिलेंडर दिखेगा, हम डॉट डॉट से बाहर की तरफ ऐसे करके मिला दे रहे हैं, ठीक ना। हालांकि ये अंदर होगा, उसके अंदर होगा, एक तुम्हारा जो है यहां पर भी सिलेंडर होगा। तो इसके वजह से बाहर वाला सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और मान लो इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी इधर ही होगा, और इसकी वजह से, अंदर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, और एरिया जो होगा इसका, ये एरिया भी इधर ही होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा आप इस चीज को जो है समझने का प्रयास करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया भी इधर ही होगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के एक ही सरफेस से दो साइड से आपको दिखेगा फ्लक्स निकलते हुए, दो साइड से एक ही सरफेस में। क्यों? क्योंकि ये अचालक है, अचालक है। तो हमसे बोला है कि इसके समीप में विद्युत क्षेत्र बताइए, तो समीप उधर भी है, समीप इधर भी है, और दोनों साइड से जब फ्लक्स निकला है तो दोनों फ्लक्स की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, आसपास में, अगल बगल में। समझ में आया बात। तो हम सीधे तौर पर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे गॉस थ्योरम, ठीक ना। तो गॉस थ्योरम आपको लगाना है, यहां पर हम लिख देते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम लगाओ, और गॉस थ्योरम जो बात बोला है हिंदी कर लेना इसको, गॉस प्रमेय से। देखो गॉस प्रमेय क्या बोला, दो सरफेस है, एक उधर है एक इधर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लिखोगे तो पहला सरफेस की वजह से, यहां पर अगर लिखोगे तो पहला सरफेस की वजह से डी ए कॉस थीटा लिखाएगा, प्लस दूसरा सरफेस की वजह से भी डी ए कॉस थीटा लिखाएगा, है ना, और बराबर टोटल इनक्लोज चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन जीरो लिखाएगा। समझना इस बात को कि अगर आपको इस तरह का अचालक इनफाइनाइट सीट चार्ज दिया है तो उसके दोनों साइड से सिलेंडर बाहर होगा, और दोनों साइड से जब सिलेंडर बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ फ्लक्स होगा। तो कुल फ्लक्स जो होता है ना गॉस थ्योरम में, कुल फ्लक्स जो उस एरिया से पास करता है वो बंद आवेश के बंद आवेश बट्टा एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। गॉस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। समझ में आया बात। अच्छा देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, थीटा का वैल्यू जीरो। यहां भी अगर देखोगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा का मान फिर जीरो। तो सीधे तौर पर हम यहां पर नहीं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर करो, इंटीग्रेशन डी ए
और ई तो सीधे तौर पर यहाँ पर लिख दो cos 0 डिग्री प्लस दूसरा में भी ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए cos 0 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से इनक्लोज चार्ज, देखो चार्ज का वैल्यू निकालोगे तो चूंकि सिग्मा बराबर पढ़ा होगा चार्ज बट्टा एरिया, इसीलिए चार्ज बराबर अगर लिखोगे तो सिग्मा इंटू एरिया, और ये जो चार्ज है यही तो बेसिकली बंद चार्ज है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो इनक्लोज चार्ज का वैल्यू तो तुम्हारे सामने आ गया, तो सीधे तौर पर यहाँ पर लिख दो सिग्मा इंटू एरिया और बट्टा में एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये बात, यहाँ भी cos 0 है, यहाँ भी cos 0 है, 1 हो जाएगा। ई भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा ई इंटू एरिया प्लस ई इंटू एरिया, cos 0 का मान 1 हो गया है। तो कुल मिलाकर के सिग्मा इंटू एरिया बट्टा एप्सिलॉन 0, ये दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 2EA बनेगा, और इस सिग्मा इंटू ए और बट्टा एप्सिलॉन 0 बनेगा। हमारे हिसाब से एरिया और एरिया तो निपट जाएंगे। एरिया और एरिया जब समाप्त हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0 बनेगा, और ये नॉन कंडक्टिंग सीट के वजह से बनेगा, माने अचालक समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला आएगा। ये बात समझ में आया? तो एक फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए भी बोलता है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, आवेशित अचालक समतल चादर के समीप अगर विद्युत क्षेत्र कहे निकालने के लिए, तो आप आवेशित चादर को जो है पेज मान लो, पेज ये चादर है, अचालक है, अचालक, इसके ऊपर अगर आप चार्ज डालोगे पूरे में, तो अंदर भी चार्ज रहेगा, बाहर भी रहेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में हम चार्ज को फिट कर रहे हैं, भर रहे हैं। देखो, अगर हम एक छोटा सा गोल एरिया काटेंगे और वहां पर फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल टाइप का बाहर कर लेते ताकि दिखाई देगा। अच्छा, अब अगर गौर करोगे तो दूसरा साइड नहीं जाना है, दूसरा साइड की बात नहीं कर रहे हैं, इसी सीट के वजह से अंदर भी तो चार्ज होगा, अगर इसको हटा दे तो इसके अंदर भी चार्ज होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तुम्हारा अचालक है, तो अंदर में एक इधर की ओर निकलेगा, बाहर में इधर की ओर, तो इतने एरिया से दूगो फ्लक्स ना निकलेगा, और फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल फ्लक्स अगर करोगे तो दोनों जुट जाएगा। नहीं समझे बात को? दोनों जोड़ देंगे, ठीक ना? तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स जुट गया, और गॉस थ्योरम में कहा गया है, गॉस साहब के अनुसार से, कि टोटल फ्लक्स हमेशा बराबर होता है इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन 0, माने इसके अंदर बंद आवेश और इंटू एप्सिलॉन 0। तो इसके अंदर बंद आवेश कितना होगा, इसका जो एरिया होगा वो एरिया ले लो, और चार्ज जो भी होगा वो चार्ज बट्टा एरिया कर दो, सिग्मा होता है। तो यहाँ से चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा दिया हुआ है, तो यही इनक्लोज चार्ज हो गया, इसको उठा के यहाँ पे पटक देंगे, तो इसमें तुम्हारा 0 0 1 हो जाएगा, डी ए एरिया का वैल्यू टोटल ए हो जाएगा, तो ई ए और ई ए जुटेगा 2A हो जाएगा, इसको एरिया से एरिया उड़ा दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला नॉन कंडक्टर के लिए आएगा, ये बात खासा तौर पे ध्यान रखना है। समझ में आया बात? तो इसका भी स्क्रीनशॉट डालो। देखो, ये पीडीएफ बना करके हम तुम लोगों को नहीं दे रहे हैं, इसका एक रीजन ये है कि सभी लोग मेहनत करेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लिया है तुम्हारा कॉपी मोबाइल भरने लगेगा, है कि नहीं? इसलिए या तो उसको डिलीट करोगे, या नहीं तो निश्चित तौर पर जो है उसको लिखोगे। तो हम तुम लोगों को जो है ना, ये चीज़ें जो है, जो बात हम बता रहे हैं, इसको हम पीडीएफ के फॉर्मेट में इसलिए नहीं डाल रहे हैं, तो सभी लोग जो है मेहनत करते रहेंगे, ये नहीं कि खाली देख लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना? चलो जी, अब अगला पॉइंट पे आते हैं। ये ऐसा ही फिर चादर दे दिया, लेकिन अब कंडक्टर रहे, थोड़ा सा खेल बदलेगा। देखो, अगर ये कंडक्टर है, चालक है, तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो जाएगा 0। अब अगर ये कंडक्टर है तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, इसका मतलब अंदर में कोई फ्लक्स तो है ये नहीं है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन केवल और केवल एक साइड होगा, और वो होगा बाहर। अब जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर केवल और केवल एक होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर। समझ में आया बात? और इसका भी तुमको सिग्मा दिया रहेगा, वही इसको क्या बोलते थे, सरफेस चार्ज
डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये दे रखा है। अंदर वाला अब कहाँ गया ये सिलेंडर, यानी गॉसियन सरफेस। ये बात समझ में आया, गॉसियन सरफेस खींचना अनिवार्य है ताकि इसके अंदर बंद जो चार्ज होगा वो चार्ज हम लोग वहां पे रख सकते हैं। तब बताइए अंदर वाला फ्लक्स कहाँ गया, अंदर वाला फ्लक्स जीरो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। क्यों? क्योंकि अब आ गया है कंडक्टर, चालक आ गया है, ठीक ना। तो चालक वाले केस में अगर तुम काम करोगे तो फिर से इनक्लोज चार्ज बराबर क्या लिखोगे, सिग्मा बराबर होता है चार्ज बट्टा एरिया। तो चार्ज बराबर क्या होगा, चार्ज बराबर तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, और यही तो इनक्लोज चार्ज है। इनक्लोज चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया। अब गॉस थ्योरम लगाने में कोई हर्ज तो है नहीं, सीधे गॉस थ्योरम लगाएंगे और सॉल्यूशन पाएंगे। तो फ्रॉम गॉस गॉस थ्योरम, ठीक ना, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय, ये गॉस प्रमेय से हम लोग अभी बात करने वाले हैं। देखो तो गॉस थ्योरम तो फिर से वही बोला है, टोटल फ्लक्स जो होता है इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। जो बात बोल रहे हैं ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। देखो टोटल फ्लक्स यानी यही होगा, यही तो फॉर्मूला है, कॉस थीटा बराबर इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो, यही फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा अभी टोटल फ्लक्स में एक को लिखेंगे क्योंकि अंदर वाला जीरो हो चुका है। तो अभी जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आएगा, इसको बाहर करते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन डी ए, फिर से कॉस थीटा का मान कॉस जीरो यहाँ पे करो, और बंद चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया बट्टा एप्सिलॉन जीरो। चलिए जी फिर से एक बार बात कीजिए, ये एरिया का वैल्यू फिर ए हो जाएगा, टोटल एरिया जो है ए मान रखे हैं हम, कॉस जीरो का मान 1 होगा, ये बराबर सिग्मा इंटू एरिया और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। एरिया और एरिया महाराज जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो आएगा। अब तुम लोग गौर से देखो, नॉन कंडक्टर के लिए सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन जीरो आया था, लेकिन कंडक्टर के लिए अगर बात करो तो यही सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो आया है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था, एक चालक आवेशित चादर के कारण उसके नजदीक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा, और ऑप्शन दे रखा है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन जीरो, और भी बना करके दे रखा है। तो ये दो वैल्यू में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर ये अचालक होगा तो बट्टा 2 लगाना है, अगर ये चालक होगा तो बट्टा में कुछ नहीं लगाना है, माने सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो लगाना है। और अगर ये अचालक होगा तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन जीरो लगाना है। बस यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और कोई विशेष प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला करके आप अगर इसको गौर करेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है, माने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो है, उस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ये सब बातें जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये चीजें आपको प्रूफ करने आना चाहिए, ठीक ना। 2 नंबर में वैसे वेरीफाई करने के लिए ये सब चीज जो है पूछता है, ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से भी कैसे भी निचोड़ करके रख देगा क्वेश्चन को, इसीलिए आपका जो है वो चीजें जो है वो आना चाहिए। देखो छोटा छोटा 2-3 बात और बताते हैं, और आज का वीडियो जो है इसको समाप्त करते हैं। जैसे देखो अगर मान लो हम आपके सामने क्वेश्चन रखे, हमारे पास 2 नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज है, ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग सीट है, ठीक ना, माने समझ जाएगा, अचालक चादर है, 2 गो है। तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर में हमने डाला प्लस क्यू, और इसके ऊपर भी हमने डाला प्लस क्यू, दोनों के ऊपर प्लस क्यू डाला। तो इसमें 3 पॉइंट हम बनाते हैं, एक पॉइंट यहां बनाते हैं, एक पॉइंट इस साइड में बनाते हैं, और एक पॉइंट इस साइड में बनाते हैं। तीनों पॉइंट का नाम डाल देते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी। और आपसे क्वेश्चन में ये बात पूछेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
ए बी एंड सी, ठीक ना, बिंदु ए बी सी पर, बिंदु ए बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म। इतना बात आपसे पूछेगा। और ये जो प्रश्न है अधिकतर केस में देखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न जो है बनाने का प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक ना। चलो जी, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें और उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, ठीक ना। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन छोड़ेंगे और वो प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक ना। चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसी चीज को इधर हम लिखते हैं। देखो मान लो ये हमारा जो है क्या है, वही प्लेन सीट है जो हमने इधर बनाया है, उसी को इधर रख दिया। लेकिन ये नॉन कंडक्टर है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। आपको यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी दिया रहेगा बेसिकली, ठीक ना। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर देते हैं आपके लिए। ये बेसिकली डेंसिटी दिया रहेगा, सिग्मा दिया रहेगा, ठीक ना। सिग्मा तुमको दिया रहेगा, चार्ज नहीं दिया रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा जो है वो उसी के आधार पर है। तो यहाँ पर मान लो तुमको दोनों प्लस में दे रखा है। अच्छा, अगर हम बाहर वाले पॉइंट पर आते हैं, बाहर वाले पॉइंट पर आते हैं, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछेगा। तो एक प्लेट का नाम कुछ डाल दो, जैसे इसका नाम P डाल दो तो इसका नाम Q डाल दो, इसका नाम P है तो इसका नाम Q है। तो इस पोजीशन पर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड P की वजह से होगा और एक बार Q की वजह से होगा। तो देखो P की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाहर की तरफ फेंकेगा। और Q जो है इस पर भी प्लस चार्ज है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का नाम दे दो तो इसका पॉइंट का नाम था C, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C बराबर अगर लिखोगे तो E ड्यू टू Q चार्ज और E ड्यू टू P, प्लेट, दोनों प्लेट की वजह से। एक बात बताओ, कोई अगर इनफाइनाइट सीट होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन कंडक्टर के लिए सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0 आएगा, यानी कि सी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आएगा। हमको तीनों पॉइंट पर पूछा है, तो सी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0। इन दोनों को जोड़ कर देख लो, यही आ जाएगा। जोड़ लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 उड़ेगा तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0 बचेगा। यानी कि बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ये आ जाएगा 0, सॉरी सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0। अच्छा, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूगो आएगा, एक क्यू के वजह से आएगा और दूसरा पी के वजह से आएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी अगर ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली में दोनों का बराबर आएगा, यानी फिर से यही वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। सही है, क्योंकि तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0 यानी बस केवल चार्ज डेंसिटी और बस इसी पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जो होगा उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी चीजें ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा का जो वैल्यू है वो उसी पर डिपेंड करेगा केवल, तो ये डिस्टेंस पर माने डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा, पी की वजह से भी वही होगा, केवल दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जोड़ दो। तो ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0। अच्छा, बीच में है पॉइंट नंबर बी। अब देखो पी वाले पॉइंट जो होंगे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ भगाएगा पी की वजह से, और क्यू की वजह से ये भी भगाएगा तो ये इधर भगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से इधर होगा। अब देखो ये दोनों चूंकि बराबर है, इसीलिए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0। बराबर वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो नेट एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट वैल्यू 0 बताएगा। सही बात है, ये समझ में आया। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न तो ये हुआ जो हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं और ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन रहेगा,
केवल हम चार्ज बदल दे रहे हैं, ठीक ना। यही पी क्यू है, सेम पी क्यू जो है इसका नाम है, यहाँ पर प्लस सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है, माने एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज रख दिए। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ए बी सी तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लेना। और पुराना क्वेश्चन को अपना नोट कर लेना, पुराना क्वेश्चन भी यही था, केवल यहाँ पे प्लस कर लेना, उसका जवाब हमने आपको इधर दे दिया है। तीनों पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके आपको भेज देना है। चलिए, तो आज का कहानी को यहीं पर रोकते हैं, और जो बचा कुचा इसमें जो भी पार्ट होगा उसको अगले वीडियो में हम शामिल कर लेंगे, और गॉस थ्योरम को उसको समाप्त करेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम बात कर लेंगे, शुरू कर देंगे बात करना पोटेंशियल के बाद। पहले इतना तक तो आपका काम है कि कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, पूरा चीजें जो है कवर कर लेना है। चलो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग सहयोग करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आप जोड़ते रहो, है ना। हम बार बार हर वीडियो में जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, थोड़ा ऐसा करना ना पड़े, आप लोग अपना काम करते रहो भी, और साथ में ये भी काम करते रहो थोड़ा शेयर करते रहो, इसमें बाकी लोगों को भी अगर फायदा हो रहा है तो उसको भी होने दो, ठीक ना। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिरी लेक्चर होगा, माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका आखिरी लेक्चर होगा।